तो हेडिंग डाल लीजिए फ्रेंच चौड़ाई, और फ्रेंच चौड़ाई में लिखिए बोलते हैं, यहाँ पर सिद्ध करेंगे फिर सीधा, है ना। लिखिए प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी अंक के प्रयोग में, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी अंक के प्रयोग में, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी अंक के प्रयोग में अंक के प्रयोग में दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। देखो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है समझिएगा। जैसे जो पहले बताया गया था कि यहाँ पर जो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज बनती हैं, जैसे कि ये वाली जो फ्रिंज है इसको बोल दिया था क्या, डार्क फ्रिंज बोला था। ये दूसरी डार्क फ्रिंज है। तो एक क्रमागत जो डार्क फ्रिंज है दो, इनके बीच की जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच की दूरी रहेगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है फ्रिंज चौड़ाई। क्या बोला जाता है, फ्रिंज चौड़ाई। समझ पा रहे हैं इतना। तो यहाँ पर W बराबर सूत्र क्या बनता है, क्रमागत है तो W बराबर फ्रिंज चौड़ाई के लिए होता है x ऑफ m + 1 माइनस के x ऑफ m। क्रमागत का मतलब होता है एक आगे में से पीछे वाला घटा दो। जैसे क्रमागत संख्या कहा जाए, जैसे 5 और 6 है तो क्रमागत हुई, इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे सो पता चल जाए कितने का अंतर रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो क्रमागत ये फ्रिंजों की दूरियाँ हैं ये, और फ्रिंजों की जो दूरियाँ हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उनको क्या कहेंगे, उसको कहा जाएगा फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई का ये सूत्र होता है जहाँ पर m बराबर हो सकता है क्या, 1 2 3 हो सकता है, मतलब संख्या हो सकती है 1 2 3 4, कोई भी संख्या हो सकती है, कितने भी फ्रिंज हो सकती है, लेकिन हमें कौन से लेना होता है, क्रमागत लेना होता है। तो इसके लिए हम व्यंजक सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए अब दो स्थितियों में बनता है, एक तो दीप्त के लिए बनेगा, एक अदीप्त के लिए बनेगा। तो दीप्त के लिए भी व्यंजक सिद्ध करते हैं और अदीप्त के लिए भी व्यंजक सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं इसके लिए, माना S एक वर्णीय स्रोत है, S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, लैम्डा है, जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा मान लेते हैं, ठीक, जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। अब यहाँ पर इस प्रकार का एक चित्र बनेगा था, और जब चित्र बनेगा तो उसमें द्विरेखा छिद्र होगा, और द्विरेखा छिद्र में दो छिद्र होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा S1 व S2 द्विरेखा छिद्र हैं, द्विरेखा छिद्र हैं जिनके बीच की दूरी मान लेते हैं d है, स्मॉल d, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। अब यहाँ से जैसे कि पहले बताया गया था कि जो वो अंक का प्रयोग था तो उसमें एक तो द्विरेखा छिद्र था, द्विरेखा छिद्र से कुछ दूरी पर पर्दा रखा था, और पर्दा पे हमें क्या प्रतिकरण प्रारूप प्राप्त होता था। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, इससे कैपिटल D दूरी पर अभिलंबवत
रखे पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। और व्यतिकरण प्रारूप कहाँ प्राप्त होता है? मान लेते हैं कोई बिंदु रहे एक, तो रखे पर्दे पर व्यतिकरण प्राप्त होता है। किस बिंदु पर? यहाँ लिख सकते हैं बिंदु P पर, P मान लेंगे बिंदु P पर। यहाँ चित्र बनाते हैं, तो चित्र बनेगा इसके लिए एक तो देखिए, तो यहाँ पर इसके लिए चित्र बनाते हैं। तो S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेंगे पहले, यहाँ से अलग कर देते हैं इसको। यहाँ पहले द्विरेखा छिद्र बनाते हैं एक, अच्छे से समझना। ये द्विरेखा छिद्र के लिए हो गई, और एक जो पट्टी रहेगी एक रेखा छिद्र के लिए रहेगी, और एक रहेगा इसमें क्या? पर्दा। और तीनों कैसे रखे होंगे? अभिलंबवत रखे होंगे। और एक यहाँ पर ले लेते हैं पर्दा। ये पर्दा है, ठीक। ये यहाँ पर एक वर्णीय स्रोत है, तो यहाँ पर एक वर्णीय स्रोत है, तो इसको मान लिया था क्या? देखो इसमें लिखा होगा S, माना S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश डाला जाएगा, तो यहाँ पर कहाँ से गुजरेगा? द्विरेखा छिद्र है, यहाँ से गुजरेगा एक तो, और एक यहाँ से गुजरेगा द्विरेखा छिद्र। इसको यहाँ पर मान लेते हैं। देखो ये बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो द्विरेखा छिद्र के लिए जितनी दूरी पर ऊपर मानेंगे उतनी ही दूरी पर नीचे, तो मान लेते हैं हमने यहाँ माना, और यहाँ पर भी यहाँ मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से दो प्रकाश किरणें जाएंगी, क्योंकि हमें छिद्र कितने हैं? दो छिद्र हैं, तो इनमें हमने S1 माना है इसको, एक द्विरेखा छिद्र को, एक को माना S2। यही लिखा हुआ है कि S1 व S2 द्विरेखा छिद्र है। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, सीधी गुजर के पर्दा पे गिरेगी। सीधी जाके पर्दा पे मिल जाएगी। ठीक, पर्दा पे बिल्कुल ज़्यादा ऊपर मिल गई है, थोड़ा सा और नीचे बनाओ। ठीक है, ये द्विरेखा छिद्र था, यहाँ से प्रकाश किरण सीधी गई, चली गई सीधी, और यहाँ पर बिंदु P पर पर्दा पर मिली। दूसरी रेखा जो है, दूसरी जो प्रकाश किरण है इस तरफ जाएगी S2 पर। अब हमें क्या करना है? बिंदु P पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करना है, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं, यहाँ से इसको इस पर्दे पे मिलाया जाए, जहाँ पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बीचों बीच है, तो इसके लिए हम बीचों बीच केंद्रीय फ्रिंज मानते हैं इसके लिए। और यहाँ पर भी इसके लिए इस पर लंब डाल देते हैं। एक केंद्रीय, आवाज़ नहीं करिए, एक केंद्रीय फ्रिंज है, केंद्रीय फ्रिंज यहाँ पर वो मान लेते हैं। यहाँ पर हमें इससे पहले पथांतर निकालना पड़ेगा, और पथांतर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमने यहाँ दूरी मानी थी, इनके बीच की दूरी क्या मानी थी? स्मॉल d लिखिए। देखिए, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, किनके? S1 और S2 के बीच की। तो यहाँ पर ये बीचों बीच है, तो यहाँ पर ये कितना पार्ट रहेगा? d/2 रहेगा। आधा आधा हो जाए ना, यहाँ से बीच में बट गया, तो ये भी क्या रहेगा? d/2, आधा आधा पार्ट बट गया। क्लियर इतना? अब यहाँ पर ये जो देख रहे हो, जहाँ पर भी व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है, तो केंद्रीय फ्रेंज से उसकी दूरी नापी जाती है, और केंद्रीय फ्रेंज वो है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी नापी गई है वो हमने मान ली है x। ठीक है,
समझिएगा, लिखेगा नहीं अभी, समझना अच्छे से। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको मिला दीजिए, लंब डाल दीजिए। क्यों लंब डाल रहे हैं अभी बताते हैं। ये लंब डाल दिया, यहाँ पर लंब मान लेते हैं m है, यहाँ पर मान लेते हैं n है। इसलिए लंब डाला क्योंकि हमें पथांतर चाहिए, तो दो पथ हैं इसके। एक तो पथ ए है प्रकाश का, एक पथ ए है। तो पथों का अंतर मतलब ई में से हम जो घटा दें, तो हमें जा लंबाई चाहने हैं, और जा लंबाई हमें कम मिल पे जब जो पता होगा, है ना। और जा पता है ही हमें। ये क्या है, ये लिखा हुआ है कि इससे कैपिटल डी दूरी पर अभिलंबित रखे पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, कैपिटल डी है। तो ए भी कैपिटल डी, ए भी कैपिटल डी, क्योंकि समांतर रखी हुई है। क्लियर। तो यहाँ पर इनका पथांतर क्या होगा देखिएगा। तो पथांतर बराबर पथांतर इसको अपन बोलते हैं डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, पथों का अंतर। किसके पथों का अंतर, जो प्रकाश किरणें जा रही हैं। प्रकाश किरण पहले एक कहाँ से गई है, एक ये गई है, तो इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी, और यहाँ पर ये चली गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम तय करनी पड़ी है। तो इनके बीच का जो अंतर आएगा उसको क्या बोला जाएगा, पथांतर बोला जाएगा। यानी हम बोलेंगे क्या, S2P माइनस के यहाँ पर S1P, हमें ये निकालना है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम A कैसे निकालें, S2P कैसे निकालें और S1P कैसे निकालें। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे कि आवाज़ नहीं करिए, यहाँ देख पा रहे होगे कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, समकोण त्रिभुज कौन सा, S2MP बन रहा है। एक तो ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, एक ये बन रहा है इसकी दूरी निकालने के लिए, कौन सा, S1NP बन रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर अब इनकी दूरियाँ चाहिए। सो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये ज़रा बताओ। देखो जितनी ये d/2 है ना, तो d/2 लेंगे यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी d/2। हमें इस पूरे त्रिभुज के लिए ए वाली पूरी दूरी कितनी लेनी पड़ेगी, ये दूरी हो जाएगी x प्लस के d/2 होगी कि नहीं, ये जुड़ जाएगी x में। और ए वाली जो दूरी निकालनी पड़ेगी ये क्या हो जाएगी, x में से d/2 घट जाए, तो यहाँ बनेगा x माइनस के d/2 बनेगा। अब हमें तो निकालना है a, S1P और S2P। तो ज़्यादा अच्छी मीटिंग चल रही क्या, इतने व्यस्त हो तुम कि बात कर रहे हो, यहाँ समझाया जा रहा हो, बात करने में लगे हो। देखिए यहाँ पर इसकी ये दूरी दी गई है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, इसमें लेंगे PMS2 में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PMS2 में हमें निकालना क्या है, ये S2P क्या है, कर्ण है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, बिकॉज PMS2 इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ पर क्या है, इसके सामने वाली भुजा को क्या बोला जाएगा, कर्ण बोला जाएगा। ठीक है, या द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेनस, तो उसको क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। तो इसको कर्ण बोला जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस की आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है इसके लिए, S2P। तो यहाँ पर लिखेंगे S2P का स्क्वायर बराबर बनेगा लंब स्क्वायर, और लंब क्या है इसके लिए, PM। तो यहाँ पर लिखेंगे PM का स्क्वायर प्लस की आधार स्क्वायर, आधार क्या है इसके लिए, S2M स्क्वायर। ठीक है, निकालना तो ये है हमें, PM की वैल्यू दी गई है, और PM की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, PM, प्रधानमंत्री नहीं समझ लियो, PM है। ठीक है, PM क्या है, x प्लस के d/2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x प्लस के d/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, और फिर इसकी जो वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो d दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा d स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये तो S2P का होल स्क्वायर है, हमें तो चाहिए S2P, और S2P चाहिए तो S2P क्या बनेगा, इसका जब वर्ग हटेगा तो एक अंडरवुड वाली टोपी पहन लेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं d स्क्वायर और प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अब जो अंडरवुड वाली टोपी पहन ली, मतलब अंडरवुड का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2
2 क्या होता है पावर में 1/2। क्लियर है, इतना जानते हो। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम से इसका विस्तार करने के लिए, यानी द्विपद प्रमेय से इसका विस्तार करने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए। 1 कैसे बनाएंगे, जब यहाँ से हम d² कॉमन ले लेंगे, और जब हम d² कॉमन लेंगे और उसका अंडर लेना पड़ेगा, मतलब उसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो बाहर निकल के क्या आएगा, केवल d निकल के आएगा। तो यहाँ पर S2P बराबर कितना बनेगा, d बाहर हो जाएगा और यहाँ 1 बनेगा, और e में तो d² था ही नहीं, तो ये बटे में आ जाएगा इसके। तो लिखेंगे x प्लस के d/2 का होल स्क्वायर बटे में d² की होल पावर 1/2, इतना बनेगा। तो अब इसका हम बाइनोमियल थ्योरम से विस्तार कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम होती है, तो पहले जगह तो कम पड़ी है यहाँ पर, सो पहले इतना उतार लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उतारिए जल्दी से। देखिए, तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे किससे, बाइनोमियल थ्योरम से। और बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है समझिए पहले। यहाँ पर जो द्विपद प्रमेय होती है 11 में पढ़ी होगी, मैथ में है। और द्विपद प्रमेय क्या होती है, यहाँ 1 प्लस के पूरा x का काम कर रहा है। सो द्विपद प्रमेय क्या होती है देख लो एक बार। द्विपद प्रमेय होती है कि जब जो n की वैल्यू होए वो छोटी हो 1 से, व्हेन n इज स्मॉलर देन 1। तो यहाँ पर 1 प्लस x की पावर n का जो विस्तार होता है वो होता है 1 प्लस के nx, इतना सा हो जाता, यानी जो पावर हो तो वो आगे आ जाता है, किसके आगे, x के आगे। तब यहाँ पर S2P बराबर क्या हो जाएगा, S2P बराबर हो जाएगा d तो बाहर ही है 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो n की जगह 1/2 है, और 1/2 1 से कम है ना, तो यही लगेगा। तो यहाँ पर 1/2 किसके आगे आ जाएगा, इसके आगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1/2 इंटू वो ज्यों का त्यों लिखेंगे x प्लस के d/2 का होल स्क्वायर अपॉन में d²। आ गया। अब जरा ये देखो, इसी प्रकार हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये भी हम यहाँ पर लेंगे समकोण त्रिभुज में PNS1। तो इसी प्रकार निकाल लोगे तो यहाँ पर केवल ये दूरी यही तो बदलेगी, बाकी तो सब सेम रहना है, क्योंकि इनके बीच की रहना है। ये बदल गई तो ये बदल जाए। सो इसी प्रकार S1P बराबर क्या हो जाएगा, S1P बराबर केवल ये बदलेगा, बाकी सेम रहेगा सब। तो यहाँ पर लिख देंगे d अंडर ब्रैकेट 1 प्लस के 1/2, यहाँ x माइनस के d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d², ये बनेगा। अब यहाँ पर देखिए S2P की वैल्यू आ गई है, यानी ये वाली S2P की वैल्यू आ गई है, और S1P की वैल्यू आ गई है। तो हमें निकालना है पथांतर, और पथांतर निकाल लेंगे। तो पथांतर डेल्टा x बराबर लिखा था शुरू में, देखो वो लिखो है पथांतर डेल्टा x बराबर क्या होता है, S2P माइनस के SP1 या सॉरी S1P। इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू है d। कितनी मीटिंग करते हो, इतनी तो प्रधानमंत्री जी नहीं करते मीटिंग जितनी तुम लोग कर रहे हो, गधे कहीं के। सुनिए इधर, समझिए और अच्छे से। S2P की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस के 1/2 x प्लस के d/2 का होल स्क्वायर अपॉन में d² माइनस के d। S1P की वैल्यू रखिए, S1P की वैल्यू क्या है, 1 प्लस के x माइनस के d/2 का होल स्क्वायर बटे में d², यही है। सो यहाँ पर इसको हटाते हैं। यहाँ पर 1/2 लगेगा, और 1 प्लस के 1/2। क्लियर। अब इसमें देख पा रहे होगे कि ई में भी डी है, ई में भी डी है, तो डी को निकाल लो बाहर, तो डी बाहर आ जाए, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस के 1/2, और यहाँ पर x प्लस के d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d²। तो माइनस को अंदर गुणा हो जाए, सो -1 और माइनस के 1/2 x माइनस के d/2 का होल स्क्वायर बटे में d²।
देखो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। अब ई में से देखो 1/2 कॉमन आ रहा है और डी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है बटे में। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू डी बटे में डी स्क्वायर भी आ रहा है कॉमन। बच क्या रहा है यहाँ पर एक्स प्लस के d/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स माइनस के d/2 का होल स्क्वायर, यही बन रहा है। ठीक है, एक डी से एक डी को उड़ा दो तो बना दो यहाँ 1/2d बन जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये इनको स्क्वायर तोड़ दो या दो ही साइड वर्ग है बीच में माइनस, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो एक बार इनको हम जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा x प्लस के d/2 प्लस के x माइनस के d/2, एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार घटाएंगे तो क्या बनेगा x प्लस के d/2 और इसे माइनस का अंदर गुणा करिए सो माइनस x प्लस के d/2 बनेगा यही। अब यहाँ पर देखो d/2 से d/2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ x से x कैंसिल हो रहा है। तो अब इस चित्र को हटाते हैं, हालांकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर बना क्या अपने पास बना है डेल्टा x बराबर 1/2d बाहर है रखिए बिल्कुल, और यहाँ पर इसको सॉल्व किया सो 2x बनेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख दो ऐसो 2x गुणा में, और इनको सॉल्व करेंगे सो कितना बन जाएगा d बनेगा केवल। तो यहाँ लिख दो केवल d, कौन सा स्मॉल d, क्या है कि आधो d जो है और आधो आधो पूरो d। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दो सो बनेगा क्या xd बटे में कैपिटल D। तो ये हो जाता है पथांतर। निकालना क्या है लेकिन हमें निकालना है फ्रिंज चौड़ाई, और फ्रिंज चौड़ाई किसके लिए, दो कंडीशन बनेंगी, दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज, आता दोनों के लिए बराबर है। तो केस फर्स्ट क्या बनेगा था, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है, दीप्त फ्रिंज के लिए यानी 4, इसको लिख सकते हैं 4 ब्राइट फ्रिंज, इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो दीप्त फ्रिंज के लिए वहाँ पर जब शुरू में पढ़ा था तो वहाँ पर लिखवाया गया था कि दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर जो होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, m लैम्डा लिखवाया था। देखो पहले वहाँ पर लिखवाया गया था लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा डॉट करके m लैम्डा लिखवाया था दीप्त फ्रिंज के लिए। तो यहाँ पर दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, पथांतर बराबर होते ही m लैम्डा। ठीक है, अब m लैम्डा तो है लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर पथांतर आया जो हमने सॉल्व किया यंग के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में, तो यहाँ पर व्यतिकरण संबंधी जो यंग का प्रयोग था उसमें तो पथांतर अलग आया, लेकिन जो दीप्त फ्रिंज के लिए होता है ए वाला, तो इनमें हम संबंध निकालते हैं तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, पथांतर की जगह लिखेंगे xd बटे में d बराबर में m लैम्डा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर x बराबर निकालने हैं, क्या है कि x क्या होती है, केंद्रीय फ्रिंज से फ्रिंज तक की दूरी। सो यहाँ पर x बराबर निकालेंगे सो क्या बनेगा, m यहाँ रहेगा कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये बनेगा, बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पर m भी फ्रिंज है तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो x m बराबर m इंटू डी लैम्डा अपॉन के d, ये क्या है केंद्रीय फ्रिंज से m भी फ्रिंज, ऐसा लिख सकते हो केंद्रीय फ्रिंज से m भी फ्रिंज की दूरी, m भी फ्रिंज की दूरी। अब क्रमागत चाने हैं तो अभी फ्रिंज यहाँ पर लिखा था पहले कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो फ्रिंज चौड़ाई w बराबर x m प्लस k1 यानी x ऑफ m प्लस k1 माइनस के x ऑफ m आ चुका है, हमें निकालना है x ऑफ m प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, तब ऐसा लिखिए x ऑफ m प्लस 1 यानी कि m था सो m के पास m जब था सो m ही था यहाँ, अब जब m+1 कर दिया तो m की जगह क्या हो जाएगा m+1। तो यहाँ पर लिखेंगे m+1
1 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। तो ये क्रमागत फ्रिंज हैं, और जो क्रमागत फ्रिंज हैं तो ई में से जो घटा दो सो हमें क्या निकल के आ जाए, फ्रिंज चौड़ाई निकल के आ जाए। क्लियर? तो पहले इतना उतारिए फिर इसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज से जो क्रमागत जो फ्रिंज है उनकी दूरियाँ आ गई हैं। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी इसके लिए, क्योंकि फॉर्मूला लिखा था फ्रिंज चौड़ाई के लिए। फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो सूत्र था यानी W बराबर x ऑफ m प्लस के 1 माइनस के xm, यही था। तो x ऑफ m प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है m प्लस 1 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी माइनस के इसकी वैल्यू रखी है सो m इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। तो इनमें से देखो कॉमन आ रहा है डी लैम्डा अपॉन डी, निकाल लो बाहर डी लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ क्या बनेगा m प्लस के 1 माइनस के m, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाए सो क्या बने डी लैम्डा अपॉन डी। सो ये फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र आ जाता है। कितना सिंपल आ गया। क्लियर? दूसरा सेकंड केस भी आता है इसी में, केस सेकंड समझिए। केस सेकंड अभी हमने ने किसके लिए निकाला था, दीप्त फ्रिंज के लिए। अब आ जाए अदीप्त फ्रिंज, तो यहाँ पर लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए अब जब अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर जो होता है वहाँ पर लिखवाया था डेल्टा x बराबर अदीप्त फ्रिंज में, यहाँ पर ऐसा 2m माइनस के 1 इंटू लैम्डा बाई 2 ये लिखवाया था उसमें कि नहीं, बिल्कुल लिखा था। सो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और अंदर 1/2 को अगर गुणा कराएं सो ऐसा बन जाए m माइनस के 1/2 इंटू लैम्डा। हो जाए कि नहीं हो जाए, बिल्कुल हो जाए। अब लेकिन हमारे पास पथांतर यहाँ पर निकल के आया था कि नहीं, क्या आया था x d बटे में d। तो यहाँ पर किसके प्रयोग में, यंग के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में। तो यहाँ पर लिखेंगे x d बटे में d बराबर में m माइनस के 1 अपॉन 2 लैम्डा। यहाँ पर निकालेंगे x की वैल्यू, तो x बराबर क्या बनेगा m माइनस के 1/2 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x ऑफ m लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा m माइनस के 1 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। तो ये x ऑफ m आ गया। अब हमें x ऑफ m प्लस 1 निकालना है इसके लिए भी, तो यहाँ पर भी निकालेंगे। सो यहाँ पर भी निकालेंगे क्या, x ऑफ, तथा ऐसे ही लिखिए x ऑफ m प्लस के 1 बराबर, तो m की जगह क्या हो जाएगा, अब m प्लस 1 रखेंगे। सो बनेगा यहाँ m प्लस के 1 माइनस के 1/2 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। सो यहाँ बनेगा m प्लस के 1/2 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक, क्लियर है इतना। m प्लस 1 आया है, x m प्लस 1। अब ये क्या है, m प्लस 1 भी अदीप्त फ्रिंज की दूरी है। ये क्या है, m भी अदीप्त फ्रिंज की दूरी है ये। सो हमें निकालना है फ्रिंज चौड़ाई, और फ्रिंज चौड़ाई W बराबर क्या होता है, और W बराबर होता है x ऑफ m प्लस 1 माइनस के x ऑफ m। x ऑफ m प्लस 1 की जो वैल्यू दी गई है ये है m प्लस के 1/2 इंटू डी लैम्डा अपॉन के d, और इसकी वैल्यू ये दी गई है m माइनस के 1/2 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। तो इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं डी लैम्डा अपॉन डी, तो क्या बन जाएगा है m प्लस के 1/2। यहाँ अंदर गुणा कराइए माइनस m प्लस 1/2, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। m से m को उड़ा दो, आधो पूरा बना दो, तो डी लैम्डा अपॉन डी ये हो जाती है फ्रिंज चौड़ाई। ये क्या है, फ्रिंज चौड़ाई। दोनों के लिए एक जैसा ही सूत्र आता है, चाहे अदीप्त हो चाहे दीप्त हो। ये ध्यान रखना, ए वाले इनसे सूत्र जो लिखे ना, जैसे ए वाला लिखा है, ए वाला लिखा है, इनको याद रखना क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी प्रयोग करो जो है, तो उतार लो जल्दी से।